नमस्कार नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? खूब मस्त एकदम। मैं एकदम अच्छा हूं। तो मैं एक बात से शुरू करता हूं आज, और आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस चीज को आप सफलता कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? सक्सेस। तो जिस चीज को हम सक्सेस कहते हैं वो सक्सेस, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है सक्सेस। इसमें भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं वो हासिल करने के बाद समझ में आए कि ये तो वो है ही नहीं जिसके चक्कर में आए थे। ऐसा भी होता है जीवन में। अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे। अभी आपने शायद एक आध स्तर पे देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पीछे भागे बहुत दूर तक, दुर्भाग्य से उसने हाँ कर दी। आप सोचेंगे दुर्भाग्य से क्यों हाँ कर दी? हाँ तो सौभाग्य से होती है, कई बार दुर्भाग्य से होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे किसी वजह से। चेहरे का सौंदर्य देखा, आपको लगा इससे बड़ा सत्य क्या है ब्रह्मांड में। यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। इतना सुंदर चेहरा भगवान ने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है। और इस चक्कर में आप सुबह से रात तक पतंगे की तरह आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा तो ये है कि वो कह दे कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है, हाँ हो जाती है। हिंदी साहित्य में बहुत रोचक कुछ लोगों ने उपन्यास लिखे। एक लेखक ने कहा, देखिए आप हिंदी फिल्में देखेंगे, हिंदी की फिल्में आमतौर पर स्ट्रगल क्या है कि जो नायक है, हीरो है, वो हीरोइन को प्राप्त करना चाहता है, और विलन के तौर पे आमतौर पे हीरोइन के पिता और भाई ही रहते हैं। कभी कभी कोई थर्ड पर्सन भी होता है जो प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण बनना चाह रहा है, ऐसा भी होता है। कभी कभी भाई या पिता वो नाराज हैं, ऐसा होता है। और पूरी स्ट्रगल ये है कि कैसे वो उनको कन्विंस करे। अगर फिल्म इमोशनल है तो वो अपनी होने वाली पत्नी के पिता को कन्विंस करने के लिए गांव में जाएगा, खेत में रहेगा, साथ में काम करेगा सारे। और फिर वो कौन सी फिल्म थी? रमैया बस्ता भैया। ये तो मैंने देखी ही नहीं। मैं तो दिल वाले फीलिंग से बोल रहा था। DDLJ देखी है आप लोगों ने? वही है ना, इसमें शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी। हाँ, उसमें पूरी ताकत लगाई है कि मैं किसी तरह से इसके पापा की सहमति बना लूं, उसके बाद विवाह करूं, और उसने बना भी ली। अंत में मतलब वो ट्रेन पे है, सिमरन खड़ी है, और तब अंततः उसके पापा का हृदय परिवर्तन हुआ और पापा ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। इससे क्या होता है, इमोशंस बहुत हमारे ओवर पावर करते हैं कि परिवार भी बच गया, रिश्ता भी बच गया। इससे अच्छा क्या है? विन विन है, परिवार भी रिश्ता भी। लेकिन ऐसे पापा फिल्मों में ज्यादा होते हैं, ऐसे पापा समाज में कम हैं। समाज में पापा बोलते हैं आ सिमरन आ, घर के अंदर बैठ जा शांति से, ड्रामा मत कर ज्यादा। लेकिन एक उपन्यासकार ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि कहानियां पढ़ के लगता है कि सारी स्ट्रगल विवाह तक की है, और हिंदी की फिल्मों का, अधिकांश फिल्मों का जो अंतिम दृश्य होता है उसमें हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है, मंडप सजा होता है, फूल बरसाए जा रहे होते हैं, और उसके बाद द एंड लिखा हुआ आता है। जबकि वो द एंड नहीं है, वो द बिगिनिंग है। क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है। ये क्राइसिस नहीं है, इंटरवल है। 2-4 महीने का इंटरवल है जब चीजें ठीक लगती हैं। उसके बाद का जो क्राइसिस है, बड़ा क्राइसिस है। किसी एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, उसकी बहुत सारी आदतें जो आपको नहीं अच्छी लगती, आपकी बहुत सारी हरकतें, आदतें जो उसे नहीं अच्छी लगती हैं, एडजस्ट करना। कभी कभी मन विद्रोह करता है, झगड़ा करता है, मन करता है कि इसके साथ रहने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, अपने घर से झगड़ा किया। प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है। क्योंकि करना क्या है? बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है, तो स्ट्रगल तो है नहीं। लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है, और एक दूसरे की कड़वी बातें भी सुननी है। जो पहले तो मीठी मीठी बातें होती थी,
एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है, जो नेचुरल पोज है वो भी देखना है। अभी तक तो वो देखा गया जो बहुत अच्छे से बनाया गया था। दिन में 1 घंटे के सौंदर्य के लिए 3 घंटे तपस्या की गई थी, केवल वो 1 घंटा देखा था। अब तो बिना पानी बिना धूप वो जो मूल रूप है, अब तो वो भी सामने आएगा। हाँ, मेरी भी लव मैरिज है। मतलब जब कोई व्यक्ति कहे तो कुछ हिस्सा तो अपने अनुभव से आता ही होगा उसका भी। सीधी सी बात है, इसमें क्या है। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अजूबा हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ, इसलिए अनुभव थोड़े से पहले हो गए, इतना ही अंतर है ना। तो सबके साथ ही होना। लेकिन असली स्ट्रगल यहाँ तक की थोड़ा ना हो, तो उसके बाद की, जैसे आईएएस बनने तक की स्ट्रगल एक है, आईएएस बनने के बाद की स्ट्रगल दूसरी हो जाती है। पर स्ट्रगल तो जिंदगी में रहती है, हमेशा रहती है। हरिवंश राय बच्चन ने बड़ी अच्छी बात कही कि संघर्ष है तो जीवन है। बिना संघर्ष के थोड़ा जीवन होता है, जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत रहता ही है। ठीक वैसे ही जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर दुर्भाग्य से किसी ने हाँ बोल दिया, तो इस बात का बहुत खतरा है कि एक तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे। उससे बड़ा खतरा है कि 3-4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और फिर आपको जीवन का सत्य दिखेगा, मुश्किल दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन सुंदर नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है। बस सही समय पर सही चीजें हों, सही तरीके से हों, तो सौंदर्य बढ़ जाता है। तो सफलता क्या है उस पर हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि सफलता एक दौर में हमें जो लगती है, एक दौर के बाद कभी कभी लगता है कि वो सफलता नहीं है। मैं ऐसे बहुत आईएएस अफसरों को जानता हूं जिन्होंने पूरी ताकत से आईएएस या आईपीएस या कोई सर्विस में सिलेक्शन लिया, काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं। और जब उनसे गुफ्तगू होती है बहुत अच्छे से, तो उनमें से कुछ लोग जब इमोशनल लेवल पे बात करते हैं तो कहते हैं कि गलत फैसला हो गया, मेरा मूल व्यक्तित्व इस चीज के लिए था नहीं, पर मैं इस चीज में आ गया। और ये सबके साथ किसी ना किसी मात्रा में होता है, इन चीजों का तनाव नहीं लेना है। आज हम ये समझेंगे कि सफलता का मतलब, अगर हम मानने आपको आईएएस बनना है, जैसे आपका फिलहाल यही उद्देश्य है, यही सपना है, तो उसके लिए कौन सी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हैं तो बढ़िया है, नहीं तो उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देंगे अभी से, है ना। तो हम आईएएस को भी दिमाग में रख के बात करेंगे, लेकिन सिर्फ आईएएस की बात नहीं करेंगे, और भी चीजें दुनिया में हैं उनको भी ध्यान रख के बात करेंगे। एक क्षमता होती है जिसको बोलते हैं आईक्यू। सुना आपने क्या होता है? ये आई क्यों नहीं है, आईक्यू है ना। ठीक है, आईक्यू, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलिजेंस कोशिएंट। कोशिएंट क्या होता है? कोशिएंट का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए कि किसी चीज की वैल्यू कितनी है, किसी रेफरेंस में किसी चीज की वैल्यू, किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, उसको बोलते हैं कोशिएंट। ठीक है। आईक्यू का सरल भाषा मतलब है कि आप कितने तार्किक व्यक्ति हैं, आप कितने बौद्धिक व्यक्ति हैं। आपकी जो तार्किकता है, रैशनैलिटी है, आपकी जो रीजनिंग की कैपेसिटी है, लॉजिक की कैपेसिटी है, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब शब्द लगभग मिलते जुलते हैं। ये क्षमता कितनी है आपके अंदर? और दुनिया के इतिहास में ऐसा कई लोगों ने माना कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसके अंदर तार्किक क्षमताएं ज्यादा है। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर आप तार्किक ज्यादा हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतर होगी, जो कि डीएम में होनी भी चाहिए। डीएम में क्या है? डिसीजन मेकिंग है ना। क्योंकि फैसले कर रहे हैं, और आपका फैसला केवल आपके बारे में नहीं है, पूरे जिले की जिंदगी के बारे में। 12, 14, 15 साल की सर्विस के बाद आप पूरे राज्य के स्तर पर प्रभावित करने लगते हैं समाज को। और यदि आप सेंटर की डेपुटेशन पर आ गए और 25-28 साल की सर्विस कर चुके हैं, तो आपकी कलम पूरे देश की नियति तय करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर फैसले करें। आपका चीजों को समझने का, फैसला करने का जो प्रोसेस है, उसमें जो तटस्थता चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, वो एकदम ठीक हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप फैसले इसलिए नहीं करते कि आपका मूड अच्छा नहीं था, आपकी विचारधारा ये है, आपके मन में ये भावना आ गई अचानक, नहीं।
आप फैसला करेंगे तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, और दुनिया के बाकी देशों में कैसे सिस्टम चल रहे हैं, बाकी राज्यों में कैसे चल रहे हैं, उन सबको स्टडी करेंगे और उन सब के बेस पर जो सबसे अच्छा आपको लगेगा या अच्छे अच्छे को मिलाकर जो बेस्ट लगेगा अपने समाज के लिए, आप उसको अप्लाई करेंगे। ये जो पूरी क्षमता है इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट, और हम मानते हैं कि बिना इंटेलिजेंस की सुपीरियोरिटी के आप सचमुच कम से कम सिविल सेवाओं में तो ना जा सकते हैं, ना शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संयोग से किसी तुक्के से सिलेक्ट हो भी गए कभी, तो वो अच्छे परफॉर्मर नहीं हो पाते। आप एक जिला ठीक से नहीं संभालेंगे, एक दुर्घटना करवा देंगे तो आपको अगला जिला मिलेगा ही नहीं। फिर आपको सचिवालय में कोई ऐसी पोस्ट देंगे जिस पोस्ट की वैल्यू बहुत कम होती है। और IAS IPS के हर सर्विस में कुछ ऐसी पोस्ट रखी जाती हैं ताकि ऐसे लोग जो सरकार के साथ संगति में नहीं है या जिनकी कॉम्पिटेंस कम है उन्हें वहां सेट कर दें। वो केस ना कर सके कि मुझे मेरे पद के अनुसार नहीं कुछ दिया गया, तो उनके लेवल पे पद बना के रखते हैं शंटिंग करने के लिए कि चुपचाप यहाँ बैठे रहो, नुकसान मत करो कम से कम। IQ अच्छा होना किसके लिए जरूरी है? जैसे अगर आपको फिलोसफर बनना हो तो अच्छे IQ के बिना नहीं बन सकते। किसी का IQ अगर 90 से 110 के बीच में है तो मानते हैं कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, एवरेज, ठीक है। मतलब अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि 120 140 के बीच में अगर IQ है तो आप ठीक है, बढ़िया है। 140 प्लस IQ किसी का हो तो इसका मतलब गिफ्टेड व्यक्ति है, बड़ी बात है। किसी किसी का IQ 200 भी होता है, एक दो व्यक्तियों को 250 के ऊपर भी देखा गया है इतिहास में, जो कि बहुत रेयर बात है। ये वही व्यक्ति हैं जो 5 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास कर ली, 8वीं क्लास में किसी यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं, मतलब 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में। कभी सुना है आपने ऐसा? ये वो बच्चे हैं कि 8-9 साल की उम्र में उनके दिमाग का इतना विकास हो चुका है कि जैसे एक बच्चे की कहानी में एक बार पढ़ रहा था, शायद अमेरिका यूरोप में किसी देश में था वो बच्चा, तो उसकी उम्र थी शायद 5-6 साल के आसपास। तो अपनी उम्र के हिसाब से जो क्लास होती है, पहली दूसरी क्लास, उसमें बैठा हुआ था। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मैडम के साथ गाना गा रहे हैं एकदम। मैडम कह रहे टी से टोमेटो, सब बोले टोमेटो। ये सो रहा है आराम से। तो टीचर ने उसको बड़ा समझाया, पुचकारा, धमकाया कि भाई क्लास में पार्टिसिपेट करो। ये करता ही नहीं था। ये तो एडिसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और बाद में जब टेस्ट किया उस बच्चे का IQ निकला 200 के आसपास, और तब पता लगा कि उस बच्चे का मेंटल लेवल 10वीं क्लास का हो चुका था। बिठाया था पहली क्लास में, आप बता रहे टी टोमेटो, उसका दिमाग जोमेटो भी सीख चुका है। जैसे उसको 10वीं क्लास में भेजा, मतलब वो 1 साल का क्लास जो है वो 1 महीने में आराम से कर लेता था। 8-10 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में चला गया, 12-15 में प्रोफेसर बन गया। अब है ऐसा IQ तो क्या करे, किसी किसी का होता है। और IQ में दिक्कत यह है कि IQ हमारे चाहने से नहीं बढ़ेगा। IQ में बड़ी मात्रा इस बात की है कि आपको जेनेटिकली, बायोलॉजिकली कितना IQ मिला। हाँ, एक रेंज के अंदर थोड़ा बहुत हम कोशिश से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें करना चाहें, आमूलचूल बदलाव करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो अगर आपको मैथमेटिशियन बनना हो, जैसे रामानुजम का नाम आपने सुना होगा, है ना, तो रामानुजम होने की शर्त है कि आपका IQ बहुत ही खतरनाक स्तर पे होना चाहिए। बड़ा साइंटिस्ट बनना हो, APJ अब्दुल कलाम जैसा, तो आपका IQ बहुत खतरनाक होना चाहिए। या न्यूटन या आइंस्टीन बनना हो तो IQ चाहिए बहुत ही खतरनाक। फिलोसफर बनना हो बहुत खतरनाक, जैसे हम भारत में शंकराचार्य का जिक्र करते हैं, 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जितने में अटेम्प्ट खत्म नहीं होते लोगों के। और ऐसी फिलोसफी दे के गए हैं कि मतलब 1500 साल होने वाले हैं, कोई हिला नहीं पा रहा अब तक। 32 साल की उम्र में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, IQ कितना रहा होगा? उस समय IQ टेस्ट नहीं होते थे, सीधी सी बात है। होता तो मेरा ख्याल है कि 200-250 का मामला रहा होगा उनका। जब IQ बहुत तेज होता है ना, आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सबको मजा आता है। और PM क्यों नहीं चाहेगा कि उनके पास ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी हो या ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी हो जिसका IQ बहुत शार्प हो, बात कहने से पहले समझ जाता हो, बात पूरी होते होते सॉल्यूशन सामने लाके दे देता हो कि ये सॉल्यूशन है इस चीज का।
पीएम कह रहे हैं कि मैं 4 फैक्टर सोच पा रहा हूँ, क्या नहीं सर 18 फैक्टर्स हैं, ये 18 फैक्टर्स हैं, इनके बीच में ये मैट्रिक्स है, ये सॉल्यूशन बेस्ट है। और पीएम गदगद है कि वाह यार। तो एक चीज सफलता में आईक्यू है। तो एक पक्ष तो ये हो गया। अब आईक्यू से अगर आगे निकलें और देखें कि कौन सी दूसरी चीज है जिस पर आपको गौर करना है, और वो चीज जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग इसको ईक्यू भी आजकल कहने लग गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशिएंट, ये क्या चीज होती है? कभी आपने इस पर गौर किया है? और ये चीज आपके पाठ्यक्रम में भी है, यूपीएससी में मुझे ही पढ़ाना होता है, वो वाला टॉपिक इथिक्स में आता है। और जो दूसरी चीज है उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और कुछ लोग इसके लिए एक शब्द करते हैं इमोशनल कोशिएंट। इमोशनल कोशिएंट सुन के कुछ लोग सोचते हैं कि जो जितना ज्यादा इमोशनल है उसमें उतना ज्यादा इमोशनल कोशिएंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत इमोशनल हैं और आपकी पलकों पर हमेशा आंसू तैयार रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कम है, न कि ज्यादा है। तो लेकिन इस बात से रोना नहीं है, कहीं इसी बात से भी रोना शुरू कर दें आप, है ना। मैंने सिर्फ ये बताया कि वैसा नहीं होना है। इसका मतलब मुझे खुशी ये हुई कि 5-6 लड़कों ने भी हाथ खड़ा किया है, वरना हमारे समाज में एक मान्यता है कि रोने पर एकाधिकार लड़कियों का है और नहीं रोने पर मर्दों का है। और मर्द फिल्म में एक डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। उस एक डायलॉग ने भारतीय समाज से जितना नुकसान किया है ना, तो बहुत भारी नुकसान कर दिया। उसके बाद से सारे मर्द अंदर दर्द हो रहा है और ये नौटंकी करते करते घूम रहे हैं कि दर्द नहीं होता हमें। तो मर्द को कहां दर्द होता है? तो आप में से कितने लोग ऐसे ही स्ट्रांग हैं जो कभी नहीं रोते हैं? तो आप लोग स्ट्रांग नहीं हैं, आप लोग मुर्दा हैं दरअसल, है ना। देखिए, मेरा काम जिंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना है, और मैं तो आसान ही बनाऊंगा। बिना बात के तमाशे इतने इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुई चुभा होता है दर्द। सबको होता है, पत्थर मार के देखो खोपड़ी पे उसके, क्यों नहीं दर्द होगा? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई गिरता है दोनों रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लड़का भी रोता है लड़की भी रोती है। पता नहीं 5, 8, 10 साल के बाद ऐसा क्या होता है, लड़के रोना बंद कर देते हैं। और मम्मी क्या करती है? मम्मी भी नहीं समझ पाती बेचारी। जैसे ही लड़का गिरता है, रोने लगता है, लड़की है क्या, लड़की है क्या। उसे लगता है कि इसमें लड़का लड़की कहां से आ गया बीच में? भाई मैं गिरा, मुझे दर्द हुआ, मैं रोया, लड़की है तो लड़की है। उसे 2 बातें समझ में आ जाती हैं। पहली बात तो रोना और लड़की होना एक बात है। दूसरा, लड़की होना और कमजोर होना एक ही बात है। कमजोरी तो लड़कियों का लक्षण है, मैं तो मर्द हूं, दर्द कैसे हो? उसके बाद से दर्द को पीने लग जाते हैं, और पीते पीते उसके बाद दुनिया में कुछ भी उनके साथ हो, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। सारा दर्द अपने सीने में लिए लिए घूमते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट से मिलना, साइकेट्रिस्ट से मिलना भारत में अपराध माना जाता है। आप मन से बीमार हो चुके हैं, लेकिन आप किसी से मिलेंगे नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे कि पागल है, इलाज करवा रहा है अपना दिमाग का। जबकि इलाज की जरूरत है मन को, तन को जरूरत होती है इलाज की, मन को भी होती है, पर वो हम नहीं करवा सकते। और इस चक्कर में लगभग हर पुरुष अंदर से लहूलुहान है, ऊपर से मुस्कुराना भी है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हंसते नहीं है तो, मुस्कुराते ही नहीं भाई साहब। तो भाई साहब क्या करें? धीरे धीरे एक नकली मुस्कुराहट ओढ़ लेते हैं और जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। और ये कहानी आप सबके पापाओं की बता रहा हूं, मैं किसी अंकल की नहीं बता रहा हूं। ऐसे में लगता है कि मेरे पापा तो ठीक है, अंकल के बारे में चल रहे। नहीं, आपके पापा भी वैसे ही होंगे। वो मजबूर हैं, रो नहीं सकते, खुश दिखने का नाटक करना जरूरी है उनके लिए। तो एक तो आप वैसे होना मत, और अपने आसपास जो वैसे हो गए हैं उनको थोड़ा सा सहज बना देना। उनको कहना कि पापा एक आध बार रो लो ना यार, ऐसा क्या है, चलो हम दोनों बैठते हैं, गप्पे मारेंगे, थोड़ा अपने मन की बात बताओ। जब मम्मी से पहली बार मिलने गए थे क्या क्या हुआ तो बताओ ना जरा। दोस्त बनो उनके, क्यों इतना डिस्टेंस रखना, कभी दोस्त बन जाइए।
जितनी उम्र बढ़ती है उतने दोस्त खत्म होने लगते हैं, कोई दोस्त नहीं बचता उस उम्र में, तो आप दोस्त बन जाइए। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस।